सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है, नमन है। साथियों, आज वो समय आ गया है जो प्रतियोगिता हमने रखी थी कि कितनी सीटें एनडीए की, कितनी सीटें इंडी गठबंधन की। तो उसमें उस प्रतियोगिता में जीत जिन्होंने हासिल की थी, आज वो हमारे साथ है। आपका बहुत स्वागत है दिलीप जी, और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने ऐसे अनसुलझे तथ्यों को निकाल के बाहर किया, करीब करीब सही अनुमान दिया, जबकि अच्छे अच्छे धोखा खा गए। सबसे पहले आपको बहुत बधाई पुरस्कार के लिए और इस सटीक आकलन के लिए। अब हर कोई जानना चाह रहा होगा कि पुरस्कार क्या है, कहाँ है। तो ये देखिए, इसके अंदर पुरस्कार रखा हुआ है इस खूबसूरत से डिब्बे में, जो कि अभी इंटरव्यू के बाद दिलीप जी को दे दिया जाएगा। इनका हक है, इनका अधिकार है उस पर। अपने ग्रामीण स्टूडियो में बैठे हैं हम लोग। शहरी स्टूडियो बहुत सारे आपने देखे होंगे, चमक दमक वाले, लेकिन नेचुरल स्टूडियो है हमारा। और यहीं पर हम लोग दिलीप जी का वरिष्ठ पत्रकार है, इनका इंटरव्यू करेंगे। तो भाई साहब, ये बताइए कि जितनी अनसर्टेनिटी थी, जितना पता नहीं लग रहा था क्या होगा, किसी को नहीं लग रहा था। सारे लोग ये सोच रहे थे कि 400 के आसपास टच करेंगे, 370 रहेगा रहेगा। तो आपको ये विचार कहाँ से है? क्या आपके बेस थे, क्या आधार थे? मेरा सबसे पहले आधार था ये तर्क है कि बीजेपी को लोगों ने हराया नहीं। बीजेपी को लोगों ने एक सीख दी है कि अपनी सीमा में रहो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि आम जनता जब आधार लिंक कराती है पैन कार्ड से, तो उसका 1000 रुपये प्लांटी लगती है। क्या है ये, जुर्माना है? ये जुर्माना है उसका। तो जो आदमी 1000 रुपये फ्री का, गवर्नमेंट हर चीज में चाहती है कि हमको पैसा, तो जनता खामोशी से आपकी इस बार, जैसे मैंने 1 डेढ़ महीने पहले 2 खबरें की थी जिसमें मैंने लिखा था 2 चरण के चुनाव के बाद कि मतदाता की खामोशी कहीं बीजेपी को ले न डूबे। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, पूरे इंडिया में जिस पप्पू को पूरी बीजेपी या पूरा एनडीए पप्पू राहुल गांधी जी को कहा जाता था, उस राहुल ने कड़ी मेहनत की और राहुल वहां हारे जहां उनका संगठन कमजोर था। जैसे आप एक उदाहरण मध्य प्रदेश देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ स्वयं नहीं चाहते थे कि कांग्रेस वहां से चुनाव जीते। अच्छा। उसका तर्क ये था कि बहुत पहले आपने चर्चा में सुनी होगी कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, उनका सौदा नहीं तय हुआ, वो हो गए। उसके बाद वहाँ की टूटन गुटबाजी, तो नंबर 1। गुजरात जैसे सिटी को देखिए जहाँ एक छत्र मोदी का बीजेपी का राज है, वहाँ भी कांग्रेस ने अपनी एक सीट पर कब्जा किया। लेकिन इन्होंने भी तो केरल में कर लिया है तो। हाँ, केरल में किया है, वोट परसेंट बढ़ा है इनका, लेकिन वोट परसेंट बढ़ने के साथ वो सीट भी नहीं तब्दील कर पाए। कई जगह इन्होंने वोट परसेंट बढ़ाया, जैसे उड़ीसा इनका बहुत अच्छा गया। लेकिन जनता की जो गुस्सा था, एक तो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, या इनसे कोई सवाल करता था कि भैया आपका कहाँ है 15 लाख रुपए, तो कहते थे पकौड़ा बेचो, आत्मनिर्भर बनो, मुद्रा लोन लो। तो मुद्रा लोन जो दिया जाता था, उस मुद्रा लोन से कितने परिवार चलते थे। तो मुद्रा लोन में आप ठेले लगा सकते हैं, लेकिन सबको दिलीप जी नौकरी देना भी संभव नहीं है। सरकारी नौकरी पे पक्की नौकरी, ये तो खाली भुलावा है। बात सरकारी नौकरी की हो ही नहीं रही, बात रोजगार की हो रही है। भाई कोरोना के बाद कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई। स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टर इतने खुल गए, तो स्टार्टर का एक तर्क है कि जब तक 19 कर्मचारी होते हैं, वो मतलब वो कंपनी रोजगार की श्रेणी में नहीं आती, और जहां 20वां कर्मचारी उसमें हो जाता है, वो रोजगार की श्रेणी में दर्ज हो जाती है। इस तरह का रोजगार देने का मतलब है कि रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। कोई मतलब ये नहीं है कि आप सबको सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती, और ना ही कोई सरकार महंगाई रोक सकती, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल कर सकती है। आप व्यापारियों पर कोई दबाव नहीं, स्टॉक को चाहे जितना कर ले, उन पर कोई रेट नहीं, उनकी रेट नीति पे कोई नहीं है महंगाई। तो इन सब तर्कों को जनता ने बड़ी खामोशी से जज लेकिन किया। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई चुनाव इस देश में नहीं होना है, खाली बीजेपी रहेगी। तो अयोध्या भी हार गए। इसका अयोध्या हारने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट की नाराजगी थी, नंबर 1। नंबर 2 चीज, प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने 22 जनवरी को, मेरे हिसाब से कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके इन्होंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। अच्छा, क्यों? उसमें क्यों? एक तो सब शंकराचार्यों ने विरोध किया, खराब दिन थे, शंकराचार्यों को आए नहीं, तो उनका एक विरोध था। और उसके बाद जैसे हिंदू रीति रिवाज में वो खराब दिन माने जाते हैं, जिन उसमें इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। और उसके बाद देखिए वहाँ इन्होंने, कभी आप गौर से कीजिए कि 20 बार रामलला की है, तो 30 बार कैमरों के फ्रेम में मोदी जी हैं। तो इन सबको जनता ने स्वीकार नहीं किया। राम सबके हैं, राम किसी के, राम हमको लाए, हम राम को लाने वाले कौन? कांग्रेस वाले तो निमंत्रण मिलने के बाद आए ही नहीं।
नहीं, या अन्य विपक्षी दल आए नहीं, नहीं, तो वो गलती थी उनकी, उनको आना गलती चाहिए था। हाँ, लेकिन इसी को कल तक लोग कहते थे बाबरी मस्जिद का विवाद किसने, कांग्रेस ने कराया, ताला कांग्रेस ने खुलवाया, कल तक ये होता था। पीवी नरसिम्हा राव को लोग कहते थे कि उन्होंने ये बवाल किया। तो अयोध्या की जनता लल्लू सिंह से बहुत नाराज थी। उसके बाद सापा ऐसा कैंडिडेट ले आई, 10 बार 9 बार का विधायक लाई अवधेश जी को, कि वहाँ 5 लाख तो SC ST मतलब दलित, 3 लाख यादव, 3 लाख मुस्लिम, इन सबका समीकरण लल्लू जी को ले डूबा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज अहंकार। फैजाबाद में गया, मैं भी गया 2 बार, अयोध्या मंदिर भी गया, लेकिन वहाँ की जनता को जो करना था कि सांसद जी का अहंकार, लोगों से मिलना नहीं, तो इस अहंकार को भी लेकर डूब गया। मतलब अगर चेहरा बदलते तो उम्मीद थी इनको, बीजेपी हाँ, को उम्मीद थी। बहुत सी सीटें हैं, अगर ये सही चुनाव करते तो इनकी स्थिति और भी इससे बेहतर हो सकती थी। अब ये बताइए कि जैसे, चलिए अयोध्या तो ठीक है, लेकिन कैंडिडेट भी अच्छे थे, काम भी उनके अच्छे थे, और विश्व के, भारत के नहीं, विश्व के जाने माने और स्वीकार्य नेता है मोदी जी। फिर उनके मत इतने कम कैसे हो गए? 6 लाख से 7 लाख से अचानक 1.5 लाख की जीत निकाली। इस पे आप गौर कीजिए कि जब से 2014 से सरकार बनी है, केवल मोदी के मुंह से हर भाषण में अपना ही नाम 10 बार आया है। मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। बीजेपी, न्यू बीजेपी आ गई, पुरानी बीजेपी नेताओं को इन्होंने दरकिनार कर दिया, मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। भाई आप, मैं बीजेपी, अब केवल बीजेपी 2 लोगों के नाम से जानने लगी, अमित शाह, मोदी। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो भी आक्रोशित था, वो बोल नहीं पाता था अनुशासन में। भाई आपको बीजेपी को इसलिए लाया गया था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस की महंगाई, उनके घोटालों के लिए लाई गई थी ना। जब आप उस पर 10 सालों में कहीं पर खड़े नहीं होते, आप जो आप करते हैं कि मैंने 370 कर दिया, बहुत अच्छा काम है, मंदिर का निर्माण कर दिया, बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये 370 मंदिर निर्माण से आम व्यक्ति की जीविका नहीं चलती है, उसका परिवार नहीं चलती है। जब दुर्गेश जी के पास 2 रुपए होंगे तभी तो मंदिर में 2 रुपए का अगरबत्ती लेके जाएंगे। और जैसे पुराने लोग कहते थे कि दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए, काकर पाथर जेल मस्जिद लेन बनाए, मुल्ला चढ़ के बांग दिन क्या पहरा हुआ खुदा है। तो इन 2 दोहों के कबीर जी के, तो उन्होंने क्या कहा कि घर के माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा। आपको एक वृत्तांत याद होगा कि कार्तिकेय और गणेश जी में प्रतियोगिता होती है, जैसे आपने प्रतियोगिता रखी थी कि सबसे बड़ा कौन सा माना जाएगा, प्रथम देवता कौन माना जाएगा। तो गणेश जी ने अपने माँ बाप शंकर पार्वती के चक्र लगा के पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए थे, और वही कार्तिकेय घूमते रहे थे। उसी दिन से गणेश जी को प्रथम माना जाता है। तो आप इस चीज को, अगर आप घर के मंदिर में, आप भाई आप संसाधन में नंबर 1 पे, पैसे में नंबर 1 पे। बीजेपी संसाधन पैसे में हमेशा पूंजीपतियों पार्टी कही जाती थी पहले भी, अब तो सरकार में थी। आप इनका कोई भी कार्यालय देख लीजिए, 5 स्टार 7 स्टार की स्थिति में बने हैं। तो और उन नए लोगों को, जो आयात किए लोगों को है, उनको ज्यादा तवज्जो दी गई। तो क्या ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी अंत्योदय वाली, अंत्योदय भूल चुकी है क्या बीजेपी? बीजेपी इस, क्योंकि ये अन्ना अनाज जो गल्ला दे रहा है, अनाज दे रहा है, गल्ला अनाज दे रहा है, वो कह रहे हैं अंत्योदय योजना के से प्रेरणा है इनकी। गल्ला देने में लोगों को गलत भ्रम में डाला जा रहा है। ये गल्ला की योजना जो है मनमोहन सरकार, रामविलास पासवान की देन है। बस फर्क इतना है कि वो 2 रुपए और 3 रुपए किलो। देखिए, पब्लिक का अधिकार है जनता सरकार से शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारा अधिकार है, गवर्नमेंट देने के लिए बाध्य है। तो उन चीजों पे आप जैसे भ्रम कि हम अब लोकसभा में बोल के आप बेइज्जत करके कि मैं मुफ्त गल्ला दे रहा हूँ, अरे किसी नेता ने अपने घर बेच के दिया कि गल्ला है, तो जनता का पैसा ही, उसको फूड जो किया है उन्होंने, तो उसको अब इन्होंने फ्री कर दिया है। पहले मनमोहन सरकार में 2 रुपए 3 रुपए किलो थी, जिसकी देन माननीय स्वर्गीय मकान भी इन्होंने दिए हैं। हाँ, ये एक अच्छा काम किया, ये एक अच्छा काम किया, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया। मकान पहले भी मिले, लेकिन पहले अगर 20 मिले तो आज 100 मिल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड भी है इनका 5 लाख। आयुष्मान कार्ड में कितना बड़ा खेल हुआ, एक एक मोबाइल नंबर पर हजारों आयुष्मान कार्ड चढ़े हुए हैं। हाँ, तो खैर वो विषय है, लेकिन इनकी योजना की नियत इनकी ठीक भाई थी। ये आए थे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मिटा नहीं? आप बताइए, अगर मिटाओ कहीं, जिस तहसील में 10 रुपए में काम होता था 100 रुपए मांगता है चपरासी। मतलब आपका कहना यह है कि आप मुख्यमंत्रियों को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता से सीधे रिएक्ट करती है ब्यूरोक्रेसी,
वहाँ पर भ्रष्टाचार पर्याप्त है। मेरी अपनी समझ में कि मतलब प्रशासन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। शासन निरंकुश है। प्रशासन निरंकुश है। अच्छा, अब जो आपने आंकड़े दिए थे, अगर ये माने कि आपसे मैं कहूँ कि आप खाली 5 ऐसे बिंदु बताइए जो मुख्य है और इसी आधार पर इनकी जो दुर्दशा हुई है उत्तर प्रदेश में, जैसे खाली यूपी की बात करेंगे। यूपी की बात, यूपी का नंबर एक चीज है कि सबसे पहले तो हमारी एक चीज है सांड, छुट्टा जानवर। मतलब खेतों में जो सांड बोला है, खेतों में छुट्टा तो है जानवर नहीं सांड, है भी कहाँ नहीं है? आपके फतेहपुर यहाँ पे नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक, नंबर एक। नंबर दो कि बिल्कुल नए लोगों को आयात कर लेना। अटल जी ने एक बार कहा था, अटल जी का एक वक्तव्य था कि पुराना एक साथी में नहीं टूटना चाहिए, नए चाहे 10 चले जाए। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? जिस राजभर ने कल तक बीजेपी को पानी पी पी के कोसा, उसको गोद में बैठा लिया। अच्छा। और जो अब जैसे बाराबंकी का आपका चुनाव बताऊं, बाराबंकी में चयन में बहुत गड़बड़ी हुई। क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था, ऐसा कोई पदाधिकारी, ऐसा कोई नेता नहीं था कि जिला सापा से आए हुए कैंडिडेट को जिला पंचायत अध्यक्ष भी मिली और फिर उसी को सांसदिक टिकट दी गई, जिसके कारण भाजपा कई खेमों में बटी, एक खेमे में नहीं बटी। तो आपने अब की इस बार देखा होगा, हो सकता है मैं अपने विचार से गलत हूँ, कि संघ अब की बिल्कुल किनारे रहा। केवल औपचारिक तौर से वो संघ जिस टाइप में 2014 में उसने संघ ने काम किया था, 2019 में काम किया था, 2024 में संघ उस हिसाब से काम नहीं किया। संघ क्यों किनारे रहा, क्या वजह मानते हैं आप संघ किनारे रहने की? मेरा अपने संघ का जो किनारे होने का जो मेरा अपना विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि प्राण प्रतिष्ठा में भगवत जी की जो प्रमुख थे उनकी अनदेखी की गई। अच्छा, उनको नहीं बुलाया गया था क्या? बुलाया गया था, हाँ। लेकिन उनको जिस हिसाब से ट्रीटमेंट उनका दिया था, उस मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप भाई, आपका भी अनुभव अभी मीडिया से है कि संघ आपकी निकला उस हिसाब से। जेपी नड्डा जी का एक बयान भी आया था ड्यूरिंग द इलेक्शन था कि अब भाजपा संघ के सहारे नहीं, संघ अब ये अपना सर्वाइव कर सकती है, लेकिन उस बयान के 15 दिन के अंदर ही जो हालत हुई है, वो आप क्या समझते हैं? बयान को क्यों देना पड़ा, इस पे कभी आपने विचार किया? वही मैं आपसे भाई इन्होंने बयान इसी बेस पे दिया जब संघ किनारे होने लगी, तो इन्होंने उस संघ को और धार दे दी बयान देके। तो संघ जो बची कुछ संघ मतलब काम भी करने वाली थी, वो अपने आप को सीमित कर लिया अपने आप में। औपचारिक एक बैठकें हैं, ये है वो स्टेट की, जिस हिसाब से संघ घर घर जाके वोट मांगती थी, उस बार उसने नहीं किया। और बीजेपी को फिर इस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया कि आप लोगों को पहचानो, अपने कार्यकर्ताओं को समझो और आगे बढ़ो। अगर बीजेपी को हराना होता तो बीजेपी 100 के नीचे आती, लेकिन बीजेपी को एक सीख दी गई है। सीख दी गई है? किसने दी? जनता ने दी। संघ ने भी दी? संघ को भी आप जोड़ सकते हैं। तो अब ये बताइए कि सरकार बन तो गई है, लेकिन सबके हृदय में एक संशय है कि जो जिनके भरोसे हैं वो लोग बहुत भरोसेमंद नहीं रहे हैं, किसी के साथ भी चलते फिरते रहते हैं इधर उधर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या भविष्य है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि भारत को स्थायी सरकार मिली रहे, या मोदी जी जैसे नेतृत्व को, जिसको आप कह रहे थे कि थोड़ा सा अहंकार की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है, अब क्या भविष्य है सरकार का, क्या लगता है? अब अभी आपने भविष्यवाणी सही की थी, वो सही निकली है। खूब सोच समझ कर हर पहलू से देश का हित, राष्ट्र हित और समाज हित देख करके आप बताइएगा कि सरकार जो बनी है वर्तमान, मेरा मतलब सरकार के उज्जवल भविष्य की कामना है। किंतु जो 2 लोग आए हैं, ये अटल जी के साथ भी रहे। अटल जी को ने कैसे अटल जी और आज की बीजेपी में, अटल जी की बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है। अटल जी सबको लेके चलने वाले थे। आप गौर कीजिए कि 10 साल में पहली बार बीजेपी जब नेताजी चुने गए हमारे माननीय मोदी जी, तब उन्होंने कहा एनडीए सरकार। इससे पहले आपके उनके मुझसे कभी सुना आपने एनडीए सरकार? हमेशा मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार। इस अहम को, मतलब इस पाठ को जनता ने पढ़ा दिया, उनको जनता ने सिखा दिया कि जनता ही सब कुछ है। जनता लालची नहीं है। जनता को लालच देके तुम ये बता के कि तुम लाभार्थी हो, तुमको फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री मकान दे रहे हैं, और तुम राशन कोई भीख थोड़ा दे रहे हो जनता को, वो जनता का अधिकार है। भाई आप लोकसभा में खड़े होके कहते हैं आपके साथ से, उसके बाद दूसरी चीज इनको खा गया कि इनके जो बड़बोले नेता थे, 400 पार संविधान बदलना, तो 400 पार 400 पार। किसी नेता ने संविधान बदलने बयान भी दिया था ना? हाँ, कई सांसदों ने दिया था। एक तो गिरिराज जी है, एक 2-3 नाम है, मुझे याद नहीं आ रहे हैं ठीक से, कि इनका भी बयान जनता के और खासकर एससी जो छोटा तबका है जिसको आरक्षण मिलता है,
उसको विपक्ष ये समझाने में सफल रही। अच्छा, कि भैया गजब की बात ये थी कि एससी भी नाराज रहा और छत्री भी। वही मैं बता रहा हूँ, छत्रियों के खिलाफ और तो उन्होंने अनुप्रिया पटेल के बयान आखिरी तक आते रहे, मतदान के दिन तक आते रहे राजा भाई के खिलाफ। क्या मामला क्या है ये? मतलब सब जैसे एक होता है ना कि मिसमैनेजमेंट, कोई चीज बिगड़ गई तो बिगड़ती ही चली गई फिर। इसमें चाहे इसको आप मिसमैनेजमेंट देख लीजिए, कुछ इनको अपने आप में अधिक विश्वास था। ये जनता को समझ रहे थे कि जनता मेरी पूरी तरह मेरे पक्ष में साथ खड़ी है। और उसके बाद SC ST को विपक्ष ये समझा गया कि भैया तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो BSP 0 हो गई। BSP शायद एक कैंडिडेट है बाराबंकी का, मेरी जानकारी में, जो 39,000 के आसपास गया है। न तो कोई 5,000, कोई 4,000, कोई 10,000, हिसाब से लगभग 90% नहीं 99% जवनते BSP की जब्त हो गई। तो BSP का जितना वोट बैंक था वो सीधे कन्वर्ट हो गया महागठबंधन में, और कुछ जगह जहां नहीं कन्वर्ट हो पाया वहां संगठन की कमजोरी थी। अच्छा, तो ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं यूपी में जो आए हैं, तो क्या योगी जी भी कमजोर होंगे इससे, या उनकी छवि यथावत बनी हुई है? आपको एक याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने 2 चीजें कही थी जेल जाने से पहले। हाँ, बयान दिया था उन्होंने, 2 महीने बाद इनको हटा दिया कि अमित शाह के लिए वोट मांगा जा रहा है और योगी के लिए वोट। अब योगी को जोड़ के अगर महाराष्ट्र आप चले जाइए, अगर योगी को जोड़ के आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र को फडणवीस को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? वहां के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए था बीजेपी के। अच्छा, वो मतलब सिस्टम बनाया जा रहा है। तो उन्होंने ऑफर कर दिया बीजेपी, मतलब डिप्टी सीएम ने अपना ऑफर किया कि हमको इस्तीफा ले लीजिए। तो अब ये वो चाहते हैं कि योगी जी भी यहाँ से कहें कि हम भी। ये आदमी यूपी के मतदाताओं, लेकिन वहाँ का सीएम तो नहीं दे रहा है। वही तो मैं भी करूँ भाई, सीएम मान लो गठबंधन में नहीं है भाई, सीएम की सीटें 7 हुई, ठीक है, नुकसान तो बीजेपी को हुआ ना, तो सीएम तो किनारे हो गया। तो वहां को सबसे पहले अगर कोई दायित्व बनता है तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व बनता है। और जो इन्होंने केजरीवाल की बात को गठबंधन ने ऐसा उठाया कि यहाँ की जनता, खासकर क्षत्रिय, खासकर और भी जनता जो थी, जो योगीमय है, उसने कहा कि ये तो मतलब योगीमय है प्रदेश। हाँ, योगीमय तो है, इसमें तो राय नहीं है, लेकिन हटा देंगे योगी को, लग रहा है। क्या सार है आपको? अब राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। योगी हटाने के बाद फिर इनका नुकसान बढ़ेगा या घटेगा? नुकसान तो होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे हैसियत में अब बचे नहीं है, बीजेपी नहीं है जो योगी को, अब हालत खुद मतलब सिमट गए। और जहाँ तक अभी आपने एक क्वेश्चन किया था सरकार के बारे में, तो सरकार का भविष्य उज्जवल हो, कामना है राष्ट्र में काम हो, लेकिन जो दोनों लोग हैं ये कब पलट जाए, कब सुबह 4 बजे दूसरी दल में चले जाए, और एक महोदय को तो पलटू राम कहा जाता है। और उनके 2-3 मुद्दे मैं आपको बताऊं, जैसे जनगणना पे बीजेपी भागती है, और ये बिहार में करा क्या है, सरकार रखना तो करानी पड़ेगी ना। बिहार में नीतीश करा गया है, जो महागठबंधन की भी मांग है। अब नीतीश की मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी को, जैसे अटल जी ने समझौता किया था, 370 किनारे कर दिया था, राम मंदिर किनारे कर दिया था, सिविल कोड, ये सब उन्होंने एक बस्ते में डाल के टांग दिया था। मतलब एनआरसी वगैरह अतीत का विषय हो गया। अतीत का विषय इन्होंने पिछले 5 साल खराब करके बैठे रहे शांति से, आगे की उम्मीदें दिखा करके, और वो संभव नहीं है। खासकर हिंदी प्रांतों में महागठबंधन जनता को अपने मुद्दे बताने में कामयाब रहा, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, आरक्षण है। तो जब वो महंगाई कह रहे थे तो उस समय टमाटर तो 20 रुपए किलो बिक रहा था, खाली समझा ले गए। आलू तो 40 रुपए था। अच्छा, टमाटर तो आज 20 रुपए है, और खरबूजा 10 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ। ये तो मौसमी बार हो गई। महंगाई मौसमी बार से नहीं होती, मौसमी बार से तो एक अधिक चीज है। आलू आपका स्टोर में रखा है, अब जो दाम में, तेल पे आपका कोई वो नहीं है, रिफाइंड पे आपका कुछ है नहीं, दाल जो 80 रुपए थी 170 रुपए, 180 रुपए दाल बन रही है घरों में रोज। इन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि उसको इम्पोर्ट करें, और रेट पर आपका कंट्रोल नहीं, जो रेट में बेच रहा व्यापारी, अरे उस पर तो आपको कोई कंट्रोल होना चाहिए कि कैसे आप बेच रहे हो। आपने प्याज पे गाड़ी लगवाई चुनाव के आसपास, आप पेट्रोल के देखिए, कल तक भाई कई के मुद्दे, कल तक आप डॉलर को मनमोहन जी की उम्र से नापते थे, आज डॉलर कहाँ चला गया। तो अगर डॉलर से किसी देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है तो बीजेपी की साख गिरी है। मतलब कुल मिला के आपका कहना यह है कि इतना केंद्रीकरण किया, खाली 2 व्यक्ति भाजपा में बचे, अमित शाह और मोदी जी, बाकी सबको हटा किनारे धीरे धीरे लगा दिया गया। अब योगी जी को भी हटाने की तैयारी थी गुपचुप तरीके से, क्योंकि फर्नांडीज का इस्तीफा ये दिखाता है महाराष्ट्र की यहाँ के सीएम भी इस्तीफे पेशकश करें, डिप्टी सीएम इस्तीफे पेशकश करें। हाँ, ये मुझे लगता है कि दबाव बनाने का प्रयास था, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रयास सफल हो पाएगा। ठीक है, आपका आकलन बहुत सही है, जो आपने आकलन पुराने दिए थे, और जो आप बातें कह रहे हैं उसका वो तो जनता के बीच जाएगी, लोगों के बीच जाएगी, वो अपना फैसला करेंगे क्या सही क्या नहीं सही है। लेकिन
हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल, ये जो है अपना अपना पेज है, उसके पैनल में आप शामिल हो। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, और जब कभी ज़रूरत हो तो ऑनलाइन भी सलाह दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ फिर ग्रामीण स्टूडियो में बैठेंगे, कभी कोई बहस होगी। अब आपको हम पुरस्कार आपको प्रदान करना चाहेंगे, ये आप बैठे बैठे ही ले लें। ये आप जो है फोटो खिंचवाएंगे आप अपने मोबाइल में। ये लीजिए आप भाई साहब, उसमें आएगा नहीं बेटा, हमारा जो कैमरा सेट है, देखिए दर्शकों को भी दिखा दिया जाता है। अगली बार भी इसी तरह कोई प्रतियोगिता होगी और इसी तरह का पुरस्कार दिया जाएगा ग्रामीण स्टूडियो में बुला करके। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं वैसे सही आकलन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इस काबिल समझा।